उस अहमद साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब आपका इस ऐवान में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो स्पीकर साहब के चैम्बर में मुज़ाकरात हुए और PMLN की तरफ से राना तनवीर साहब वहाँ पर आए, अयाज सादिक साहब वहाँ पर आए और ये राजा परवेज़ अशरफ साहब और नवीद कमर साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए और ये बात तय हुई कि अपोजिशन को 2 स्पीचेस दी जाएंगी और हुकूमत 1 स्पीच करेगी। ये बात तय हुई, लेकिन बदकिस्मती से जब ये लोग वापस आए और चैम्बर में पहुंचे तो मुझे पता चला है कि लंदन और इधर जाती उमरा से, लंदन से और जाती उमरा से एक कॉल इनको मौसूल हुई जिसमें बाप और बेटी ने बाकायदा अयाज सादिक साहब को झिड़के दी और राना तनवीर साहब को झिड़के दी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आपने ये मुआहदा किया। और उसके बाद ये आप देखें कि ये अब्बासी साहब जो इस वक्त ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को ये रिजाइन कर चुके थे और मरियम नवाज ने ये कहा अब्बासी साहब को और अपने देवर ये सफदर रवान साहब के जो भाई हैं इनको कहा कि इस्तीफे दे दो और स्पीकर के मुंह पे मारा इस्तीफे। और ये दोनों आपके पास आए स्पीकर साहब और दोनों आपके पांव में बैठ गए कि खुदा के लिए हमने इस्तीफे नहीं दिए। ये और अब ये बैठे हुए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की स्पेशली मैं शाजिया मरी जो है उनको बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से उन्होंने PMLN को आज इस्तेमाल किया है कि चोर चोर के जो सारे पोस्टर हैं ये शाजिया मरी बना के लाई हैं और चोरों को ही हाथ में दे दिया है कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े हो। हमें पता है, पहली बात यह है कि हमें पता है कि आप माशाल्लाह कायद से लेकर के कारकुनों तक सारी चोरों डाकुओं की पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ना बताएं, हमें पता है आपका। जनाब स्पीकर, जिस तरह से जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी तफसील से आपको बैकग्राउंड दिया इस तरमीम का, और ये बड़ी अहम तरमीम है, इस तरमीम के ऊपर बड़ी तफसीली बहस दरकार है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन के ढांचे से मुतल्लिक है। अब आइन का भी इनको नहीं पता। ये आप देखिए कि सारी जो इनके इलेक्टेड लोग हैं ये पाकिस्तान के आइन को डेस्क बजाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें इनका क्या हाल है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2-4 लोग ऐसे आ गए हैं जो कि सरगोदा वगैरह में ट्रक वगैरह चलाते थे, उनको पता ही नहीं है कि ऐवान क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी कदर क्या है, और किस तरह से फाड़ फाड़ के जो है वो फेंक रहे हैं, जूता उठा रहे हैं। और एक साहब ने तो ये किया है, मुझे उम्मीद है कि PTV के कैमरे ने कैप्चर किया होगा कि उसने अपना जूता उतार के लहराया है, यानी इसको अपने घर में किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई, वो ऐवान में पहुंच गए। और इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी सियासी तरबियत का, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म के लोग। एक साहब जो है वो तंजीम साजी तक पहुंच गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, तंजीम साजियाँ करते करते यहाँ पर पहुंच गए हैं। दूसरे साहब जो है वो ट्रक चलाते चलाते यहाँ पे पहुंच गए हैं। तीसरे के अपने 3-4 रक्शे हैं वो चलाता है। ये तो इनके वाहन है माशाल्लाह, और इनकी हालत देख लें जो इन्होंने ये किया है। तो इनको आइन की अहमियत का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि इस आईनी तरमीम का मतलब क्या है, इनको ये नहीं पता कि आमिर डोगर साहब क्या जो है वो करेगी। आमिर डोगर साहब, ये अपोजिशन के इनसे आप मुज़ाकरात करें, इनको जरा आप बैठे इनके साथ, राजा परवेज़ अशरफ के साथ और इनके साथ प्लीज आप इनके साथ मुज़ाकरात किए कोई फायदा नहीं है स्पीकर साहब के। इनकी जो डोरे हैं वो ऐवान के अंदर हिल ही नहीं रही हैं तमाम। ये तो बेचारे कठपुतली हैं जो यहाँ पे सारे हमारे सामने खड़े हैं। इनकी डोरे किसी की लंदन में है, किसी की कराची में है, और वो जो ऐवान के बाहर लोग बैठे हुए हैं जो कि स्ट्रेंजर टू द हाउस है, वो इन पुतलियों की तारे हिलाते हैं। लिहाजा इनसे आप मुज़ाकरात करें या ना करें उसका कोई फायदा नहीं है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस
तरमीम की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ी अहम तरमीम है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप जरा आए, एक दफा अपोजिशन के इनसे आप एक दफा मुज़ाकरात भी करें, बराए मेहरबानी इधर आ जाएं, आप एक दफा इधर आ जाएं। फवाद चौधरी साहब स्पीच कर रहे हैं, आप आके एक दफा बात भी करें। कोई फायदा नहीं है जी, कोई जबान किसी की होगी कितनी देर। स्पीकर साहब, मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि इस तरमीम पर तफसीली बहस इसलिए ज़रूरी है कि इस अहम तरमीम में एक तरफ तो पार्लिमान की हैयत यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ सीक्रेसी और वोट का बुनियादी असूल जो है वो इसमें आज ये जो तरमीम आई है इसमें आता है। इस अहम मामले को समझने के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट और जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है या खुफिया राय दही है उसकी तारीख को थोड़ा हम समझें। पार्लियामेंट और ख़ुसूसन जदीद पार्लियामेंट की तारीख इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसकी तारीख बड़ी पुरानी है। कदीम रोम और यूनान में, ग्रीक और रोम में खुफिया राय दही का असूल मौजूद था। मखसूस वोटिंग जो थी वो खुफिया थी। मसलन एक टर्म होती थी ऑस्ट्रिसिज्म, जिसके जरिए लोगों को शहर बदर किया जाता था 10 साल। वो जो वोटिंग है वो खुफिया होती थी। और ये मैं आप सारे अपनी अपनी निशस्त पे बैठे, इसके बाद मौका दूंगा, आप बैठे अपनी अपनी निशस्त पे। जो भी अपोजिशन वाला भी बात करना चाहता है उनको भी मौका देंगे। आप बैठे तो अपनी निशस्त पे, आप जाके बैठे, ये खत्म करें, आपके बाद मौका देंगे। आप बैठे अपनी निशस्त पे जाके बैठे। इन्होंने कोई नहीं, स्पीकर साहब इनको कोई बात नहीं है, इनको आप बोलने दें, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रिसिज्म की जो वोटिंग थी स्पीकर साहब, ये खुफिया होती थी ताकि लोगों को पता ना चले कि मुझे शहर बदर करने के लिए किसने वोट किया है। मॉडर्न पार्लियामेंट जब वजूद में आई है तो ज़्यादातर मुल्कों में जो सीक्रेसी और बैलेट का प्रिंसिपल है उसको मेंटेन किया गया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 में, जो कि 1795 में बना था, ब्रिटेन बैलेट एक्ट 1872 में बना था, ऑस्ट्रेलिया का जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 1901 में हुआ था, और अमेरिका में 1891 में केंटकी की रियासत ने पहली बार खुफिया राय दही की। लेकिन ये 1950 तक अमेरिका में सिलसिला चलता रहा, और 1950 में आके अमेरिका में जो हमारा बैलेट है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सीक्रेसी और बैलेट के ऊपर जो है वो पूरा आ गया। इसी तरह से हिंदुस्तान में जो पहली बार खुफिया राय दही का और पार्लियामेंट का तस्वर आया, ये 1919 के मोंटो चैम्पियन जो इस्लाहात थी, मोंटो चैम्सफोर्ड जो इस्लाहात थी, उसके नतीजे में 1919 का ऑल इंडिया एक्ट बना था। तो 1919 के कानून में पहली बार खुफिया राय दही जो है वो पार्लियामेंट में आई। इन इस्लाहात, ये जो 1919 की मोंटो चैम्सफोर्ड इस्लाहात थी, उनके ज़रिए पहली बार ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है पार्लियामेंट के और सीक्रेसी और बैलेट के, ये हमारे इधर हमारे इलाके में जो अब पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, इन इलाकों में ये आया। 1935 के एक्ट में कहा गया कि जो ऐवान बाला है, अच्छा जो 1919 का कानून था ये पहली बार था जिसमें सेनेट इंट्रोड्यूस कराई गई हमारी रीजन में, और इसी एक्ट में जो बैलेट था वो भी खुफिया राय रही थी। 1935 के एक्ट में यह कहा गया कि 260 मेंबर्स के ऊपर काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई जाएगी, जिसमें 156 मुंतखब होंगे और 40% को प्रिंसली स्टेट्स यानी राजे महाराजे जो हैं वो नामजद जो है वो करते थे। 1956 में जब हमारा पहला आइन बना तो हमने सेनेट का इदारा ख़त्म कर दिया। ये बड़ी एक दिलचस्प डिपार्चर था पाकिस्तान में कि 1956 के कानून में हमने सेनेट का इदारा ख़त्म किया, जो 1919 के कानून में भी था, 1935 के कानून भी था, लेकिन 1956 के आइन में और बाद में 1962 के आइन में, दोनों में हमने जो सेनेट का इदारा है वो हमने नहीं बनाया। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले 1973 का जो आइन जो था उसमें सेनेट का इदारा बनाया गया। ये काफ़ी अजीब बात थी कि हम एक फेडरल स्टेट थे लेकिन हमें यहाँ पे सेनेट का इदारा जो है वो यहाँ पे नहीं बनाया गया। अमेरिका में 1788 में ये आइन मंजूर हुआ था, लेकिन 125 साल तक अमेरिका में सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त नहीं हुआ करते थे।
अमेरिका में होने वाली इनडायरेक्ट इलेक्शंस पर जो डिबेट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, और यह भी जिस तरह से शाह साहब ने यहाँ पर आपको रेफर किया कि हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई यहाँ पर कि खुफिया राय दही को ख़त्म करें और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम में वोटिंग लेके आए। ये अमेरिका में भी यही डिबेट थी कि आपने जो ऐवान बाला है वो बिलियनर्स क्लब बन गया है, वोटें खरीदी जा रही हैं, और अमेरिका में इसके ऊपर 125 साल के बाद ये हुआ कि एक बिल लेके आए। 100 साल तक ये बिल 100 साल तक पेंडिंग रहा अमेरिका में, क्योंकि जो मिलियनर्स बैठे हुए थे ऐवान बाला में, सेनेट में, अमेरिका में, उन्होंने वो बिल पास नहीं होने दिया। जिस तरह अभी हमारे ये लोग ये बिल पास नहीं होने दे रहे। ये बिल PMLN के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग क्यों नहीं पास होने दे रहे? वो इसलिए पास नहीं होने दे रहे कि ये सेनेट को मिलियनर्स क्लब रखना चाहते हैं। ये वोटों का खरीदारी जो हमेशा से, जिसमें माशाल्लाह इनकी दोनों की लीडरशिप जो है, नवाज शरीफ हैं या जरदारी साहब हैं, जिन्होंने ये मास्टर किया हुआ है आर्ट वोट खरीदने का, ये उसको बरकरार रखना चाहते हैं। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो कि इस सिलसिले को तोड़ना चाहता है और एक ऐसा निज़ाम लेके आना चाहता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। इसलिए हम ये बिल लेके आए। अमेरिका में भी यही बहस हो रही थी और 100 साल तक अमेरिका में ये बिल पास नहीं हो सका। बिल आखिर 1911 में जाकर के अमेरिका में ये बिल जो है डायरेक्ट इलेक्शंस की आईनी तरमीम मंजूर हुई और सेनेट ने इस तरमीम को मंजूर किया और 8 अप्रैल 1913 को अमेरिका में ये जो तरमीम है ये आइन का हिस्सा बनी। हिंदुस्तान में 1973 में मेंबर पार्लियामेंट विभूति मिश्रा ने प्राइवेट बिल पेश किया और कहा कि जितनी करप्शन है इस वक्त राज्यसभा के इंतखाबात में, इससे बेहतर है आप राज्यसभा को ख़त्म कर दें। 1973 में इंडियन पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठी और एक बड़ी बहस का आगाज़ हुआ। SP चमन की सरबराही में कमेटी बनी। 15 दिसंबर 1999 को इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आई जिसमें तस्दीक की गई कि राज्यसभा के इलेक्शन में किस कदर ज़्यादा करप्शन है, किस कदर ज़्यादा पैसा चल रहा है, जिस तरह से हमारे इलेक्शनों में बात आई। और 2010 में हिंदुस्तान में राज्यसभा के इंतखाबात में खुफिया राय दही ख़त्म करने का फैसला हुआ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में तरमीम हुई। अब हिंदुस्तान में ये तरीका है जनाब स्पीकर कि हर पार्टी जो है वो अपना एजेंट मुकर्रर करती है और जब वोट डाला जाता है तो वो एजेंट को दिखा करके वोट पोल होता है। अगर वो आप एजेंट वोट नहीं देखता तो वो वोट जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। कुलदीप नैयर साहब जो बड़े मशहूर सहाफ़ी थे, दानिश्वर थे, उन्होंने इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बड़ी खूबसूरत लाइन है जो उन्होंने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा, इफ सीक्रेसी बिकम्स अ सोर्स ऑफ करप्शन देन सनलाइट एंड ट्रांसपेरेंसी हैव द कैपेसिटी टू रिमूव इट। हम भी यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और सनलाइट हम ला रहे हैं ताकि ये जो सिस्टम है इसमें ट्रांसपेरेंसी आए। अब हो क्या रहा था जनाब स्पीकर, आपको याद होगा, आप हिस्सा थे उस प्रोसेस का जब पिछले सेनेट इलेक्शन में 20 MPs सिटिंग MPs को PTI में पता चला कि उन्होंने वोट बेचे। इमरान खान वो वाहिद लीडर था जिसने ये फैसला किया कि सिटिंग हो या कुछ हो, उसने उठा के वो सारे लोग बाहर फेंके। किसी और लीडर में ये जुर्रत नहीं थी। अभी सेनेट के इलेक्शन जब चेयरमैन की बारी आई, आपने देखा कि इन्होंने जोर लगाया और कहा कि सादक संजरानी साहब के खिलाफ जिन लोगों ने, हमारे लोगों ने उनको वोट दिया, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके। क्यों कार्रवाई नहीं कर सके? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की अपनी लीडरशिप को पता है कि वो खुद रोज बिकते हैं, तो MNA सेनेटर बिकते हैं, तो उनके खिलाफ वो क्या कार्रवाई करें? सारा बिकाऊ माल जो है वो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ अपनी गोद में लेके बैठे हुए हैं और इसलिए आज जिस तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, ये तरमीम क्या है? ये तरमीम कहती है कि जो MPs वोट डालेंगे सेनेट के उम्मीदवार का, वो वोट ओपन होगा। मीडिया को भी पता होगा, MNAs को भी पता होगा, पार्टी लीडरशिप को भी पता होगा कि जो मेंबरान हैं उन्होंने वोट किसको दिया है। लेकिन जो ये आज आप देख रहे हैं
जिस तरीके से इसकी मुखालफत की गई है, जिस तरीके से ये PMLN के सारे चमचे कच्चे यहाँ पे जमा हुए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एटीट्यूड क्या है और क्यों ये लोग लोटाक्रेसी के खिलाफ, क्यों ये लोग बिकाओ के खिलाफ, क्यों ये लोग पैसों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। क्योंकि इसकी तमाम जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज है। इतनी कंप्रोमाइज लीडरशिप, इतनी इखलाकी पस्त हालत की लीडरशिप पाकिस्तान की तारीख में जनाब स्पीकर नहीं आई जो आज हमें अपोजिशन में जिस लीडरशिप का सामना है। और इसलिए इनकी हैसियत यह है कि ऊपर जाके स्पीकर साहब से मुआहदे करते हैं, नीचे आते हैं, एक फोन के ऊपर सारे ढेर हो जाते हैं और एक तमाशा लगा के इन्होंने जो है वो रखा हुआ है। तो जिस तरह शाह साहब ने कंक्लूड किया, बात की, हमने अपना केस पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा है। हम पाकिस्तान के अवाम को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हमने आपसे किए गए वादे के मुताबिक, इमरान खान ने आपसे किए गए वादे के मुताबिक इंतखाबात में शफाफियत लाने की कोशिश की। हमने सेनेट के इंतखाबात को पैसों के बकाओ से दूर करने की कोशिश की, लेकिन